हेलो 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 ओके वॉइस इज क्लियर ओके वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज सिर्फ हम दो ही टॉपिक को लेकर चलेंगे, ठीक है, और दो ही टॉपिक को हम पढ़ाने वाले भी हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो रहेगा हमारा एमटीपी, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इसको हिंदी में बोला जाए तो चिकित्सीय सगर्भता समाप्ति। ठीक है, आज हम कंप्लीटली इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और जो दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा एमनियोसेंटेसिस यानी उल्बवेदन। ठीक है, उल्बवेदन का यूज क्यों होता है, वो कैसे मतलब हानिकारक है, वो कैसे फायदेमंद है, एमटीपी क्या चीज है, उसका यूज कैसे होता है, वो कैसे मतलब हानिकारक है, कैसे फायदेमंद है। आज हम उन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। टाइम हो रहा है 8 टू, और पहले हम मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अब ये 5 मिनट हो या 10 मिनट हो या 15 मिनट, पहले इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेंगे, फिर जितना कुछ एक्सप्लेन किए रहेंगे लिखेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एमनियोसेंटेसिस, उसके बारे में हम सेम वर्क करेंगे कि 5 मिनट हम मतलब 10 मिनट एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके नोट्स लिखेंगे। ठीक है, आज के नोट्स आज लेके चलेंगे, बीच में का एक दिन का नोट छूटा हुआ है उसको हम बीच में फिर मतलब कभी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम फिर। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एमटीपी। ठीक है, एमटीपी मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आज से जो टॉपिक हमारा एमटीपी है, इट मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हमें कंप्लीटली इसके बारे में जानना होता है। तो इसका हिंदी होता है चिकित्सीय सगर्भता समापन। ठीक है, तो गर्भ मतलब अगर किसी प्रकार का गर्भ धारण हुआ है किसी भी रीजन से, तो उसका चिकित्सीय समापन इसके थ्रू कराया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू रीड। और इसके बारे में देखा जाए तो कई मतलब रूल्स भी हैं, कब ये इंडिया में लीगल हुआ, कब नहीं लीगल हुआ, कई चीजें इन सब के बारे में हमें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, आज हम उन सभी टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन करते हुए चलेंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स मतलब कभी कभी थोड़ा बहुत आया करती है, आने वाले 4 से 5 दिनों में या फिर 6 दिनों में सारी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा और बेटरली सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी उन पे काम चल रहा है, तो हम 2-4 दिन क्लासेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, बट आगे 2-3 दिन 4 दिन बाद फिर क्लासेस बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगी। वीडियोस चलेंगे, फेशियल रिएक्शंस भी रहेगा, और क्लासेस भी रेगुलर अच्छे से चलेंगे। ठीक, तो आज के टॉपिक्स में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या क्या टॉपिक देखने को मिलता है कि सबसे पहले ये मेडिकल टर्मिनेशन मतलब क्या है, एबॉर्शन। इन सिंपल लैंग्वेज ये क्या एक टाइप का एबॉर्शन। ठीक है, कैसा एबॉर्शन है कि जब बच्चे को जन्म से पहले ही भ्रूण में मार दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एमटीपी। इट मीन्स टू से दैट बच्चा भ्रूण में जन्म से पहले ही मर गया, वही क्या कहलाता है, एमटीपी, अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, एमटीपी के लिए कुछ सर्टेन मेडिसिन इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ निश्चित दवाइयों का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उन दवाइयों का मतलब उन दवाइयों को एक डॉक्टर के मतलब एक अच्छे खासे चिकित्सक के द्वारा यानी प्रिस्क्राइब डॉक्टर के द्वारा वो दवाइयाँ ली जानी चाहिए। ठीक है, और अगर उसके साथ आगे देखा जाए तो एमटीपी आवश्यक भी है जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, लेकिन इसका ये उद्देश्य नहीं है कि जनसंख्या को घटाया जाए या फिर जनसंख्या को किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की क्षति यानी हानि पहुंचाया जाए। एमटीपी का सीधा सीधा उद्देश्य है कि अनवांटेड मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो होती हैं उनको रोका जाए। ठीक है, एमटीपी पे मतलब काफी ज्यादा बहस चल रही थी। बहस क्यों चल रही थी, बहस इसलिए चल रही थी कि ये जो एमटीपी है इसका बहुत लोग पॉजिटिव यूज तो करेंगे, फॉर एग्जांपल अनवांटेड प्रेगनेंसीज हुई तो उनको रोक लिया गया। ठीक है, मेडिकल मतलब थ्रू मेडिकल्स उनको रोक लिया गया, बट उसका बहुत लोग नेगेटिव यूज करने लगे, फॉर एग्जांपल भ्रूण हत्या के लिए। ठीक है, और अगर उनको किसी प्रकार से पता चल गया कि भ्रूण में बेटी है तो उसको मार दिया जाता था। हालांकि एमटीपी कुछ सर्टेन पोजीशंस में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और उन सारे सर्टेन पोजीशंस को हम मतलब जो भी सर्टेन सिचुएशंस है उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है,
उसका सब मतलब एमटीपी का सबसे नेगेटिव इफेक्ट यही था कि लोग भ्रूण हत्या करते थे और बालिका भ्रूण हत्या करते थे कि यदि भ्रूण में बालिका है, भ्रूण में किसी टाइप से फीमेल है, तो उसको भ्रूण के अंदर ही मार दिया जाता था। दैट इज कॉल्ड एमटीपी, ठीक है। और एमटीपी के थ्रू उनको मारा जाता था। तो इसलिए कानून इसको स्वीकृति जल्दी नहीं दे रहा था कि एमटीपी को मतलब सबके लिए अवेलेबल नहीं कराना चाहिए या फिर अवेलेबल कराना ही नहीं चाहिए। इन सब पे कानून की काफी बहस चलती रही और उसमें से कुछ बहस, कुछ केसेस कई जगहों पे आज भी जा रही है। फॉर एग्जांपल ज्यादातर ऐसे केसेस मध्य प्रदेश के गांवी इलाकों में होते हैं, ठीक है। तो कई जगहों पे आज भी वैसे केसेस जारी हैं, बट कुछ जगहों पे ये केसेस बहुत ज्यादा मतलब कम हो चुके हैं। और इसको इसलिए मतलब देखा जाए तो इसका मतलब एक और ये होता है कि लोग क्या करते हैं कि जब मतलब फीमेल को बार बार एमटीपी के थ्रू मारते रहेंगे तो इससे जो सेक्सुअल रेशियो होता है इन द कंट्री वो भी इम्बैलेंस होता है। फॉर एग्जांपल हमने सेक्स रेशियो पढ़ाई था, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पाया गया लड़के और लड़कियों का, ठीक है। तो एक वो भी रीजन होता है, ठीक है। उसके साथ अभी और भी रीजन होते हैं जिन्हें हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और जो एमटीपी का जो मुख्य उद्देश्य होता था वो क्या होता था कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, यानी जो गलती से हो गई या फिर क्या मतलब कह सकते हैं अनप्रोटेक्टेड, या फिर मतलब किसी प्रकार का प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं हुआ, या फिर अनवांटेड जहां पर मतलब प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए थी तो वहां हो गई। तो या फिर किसी मतलब प्रेगनेंसी किसी रेप के थ्रू, ये कि मतलब किसी ने किसी का रेप किया तो वहां पर प्रेगनेंसी के केसेस बन गए, या फिर बेबी किसी डिजीज से हो गया, मतलब अगर मतलब किसी प्रकार से पता चला कि जो बेबी भ्रूण में है, जैसे मतलब अल्ट्रासाउंड से जाना जा सकता है। तो अगर अल्ट्रासाउंड से पता चला कि बेबी जो है वो भ्रूण में है और ऐसी कंडीशन में वो बीमार है, या फिर उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, या फिर जो भी मतलब उसको कोई से मतलब टर्नर सिंड्रोम, पट्रा सिंड्रोम, किसी प्रकार से वो सिंड्रोम से ग्रसित है, तो ऐसे में उसको मारा जाता था। बट देखा जाए तो फिर इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा सेक्स रेशियो को अनबैलेंस करने के लिए, अर्थात फीमेल्स को मारने के लिए। तो इसलिए इसको कम्प्लीटली इंडिया में बैन किया गया था। 1971 में इसको पारित किया गया ताकि लोग जो है अनचाहे गर्भता मतलब अनचाहे जो अनचाहे सगर्भता हो जाती है उनका समापन करा सके, और चिकित्सीय रूप से इनका समापन होता है। ये सिर्फ और सिर्फ 12 हफ्तों के लिए अर्थात 3 महीनों में उत्तरदायी होता है। यदि 3 महीने से अधिक हो चुका है और बालिका जो है वो नाबालिग अर्थात 16 से नीचे है, तो मतलब तो ऐसी कंडीशंस में जान जाने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, ठीक है। इस पे एक दो मतलब इस टॉपिक्स पे एक दो मूवियाँ भी बन चुकी है पहले की, कि जो अगर मतलब जो बेबी है, जो चाइल्ड है, वो क्या है कि अगर नाबालिग है 16 से कम या फिर एट द एज ऑफ 16 है, ऐसे में वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसका एबॉर्शन करवाना है, तो ऐसे में एबॉर्शन अगर मतलब 3 महीने के आसपास हो रहा है, फिर 2 महीने के आसपास हो रहा है, फिर 3 महीने से एबो में हो रहा है, क्योंकि उस वक्त नॉलेज प्रॉपरली होती नहीं है लोगों को, बस मतलब ऐसे है मतलब किसी की जान पे मतलब किसी की जान में हुआ नहीं है, अनजाने में हुआ है, तो ऐसे में लोग एबॉर्शन के पीछे जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो गर्भाशय दीवार होती है वो फट जाती है, ठीक है। गर्भाशय दीवार पतली हो सकती है, फट जाती है, ब्लड सेक्रेशन ज्यादा हो सकता है, पेन जरूरत से ज्यादा हो सकता है, डेथ मतलब अगर रेयर कंडीशंस आ सकती है या फिर 12 हफ्ते से ज्यादा होता है, तो जो मतलब अगर ऐसी कंडीशन में कोई डॉक्टर है, आप उससे कहे कि सिर्फ 8 हफ्ते हुए और डॉक्टर भी उतना जांच नहीं किया, आपकी बात मान के 8 हफ्ते का मान लिया जबकि 12 हफ्ते से ऊपर हो चुके थे, तो ऐसे में जो सामने वाला पर्सन है या फिर जो मदर है, जो मैटरनल है, दैट कैन आल्सो बी डेथ, दैट कैन आल्सो कॉजिंग डेथ, और ऐसे में ब्लड सेक्रेशन इन्फेक्शन या फिर कई डिजीजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो कंप्लीट हमने एक्सप्लेन किया वो एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ठीक है। इसमें जितने भी पॉइंट्स है उसको हम लिखते हैं, लिखने में जितना टाइम लगेगा उतना लेंगे, उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे एमिनोसेंटेसिस उल्ब वेदन, जिसमें हम मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है जन्म से पहले के यूज की जाती है, और इसका जो ड्यूरेशन है ये थोड़ा सा ज्यादा होगा देन द मतलब एमटीपी। और ये एक टाइप का उल्बेवेदन जो है ये एक टाइप का जांच होता है जिसमें अमीनो एसिड को निकाल के डिजीजेस के लिए चेक किया जाता है, और यदि किसी प्रकार की डिजीज मिलती है तो उसके लिए एमटीपी अप्लाई किया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो अमीनोसेंटेसिस अर्थात उल्बेवेदन है तो उसके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो जितना कुछ हमने समझाया आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ से मतलब ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ही नोट्स है, हम एक तरफ से नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो फ्यू पॉइंट्स है फिलहाल में नोट्स बनाते वक्त हम वीडियोस को थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं, माइक हमारा ऑन रहेगा, ठीक है। हम एक एक वर्ड्स का मतलब बताते हुए चलेंगे।
ठीक है। फॉर एबॉर्शन का मतलब सगर्भता मतलब सगर्भता समापन कह सकते हैं, फिर सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहा जा सकता है। ठीक है, एक एक वर्ड का मतलब बताते हुए चलेंगे। बस वीडियो थोड़ा सा ऑफ करेंगे, और ये जो वीडियो ऑफ करना पड़ता है ताकि नेट इरर ना हो या फिर क्लास रिस्टार्ट ना हो, तो इसकी प्रॉब्लम जल्दी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मतलब फॉर एबॉर्शन फॉर द सेल्फ डिजायर, यदि यदि व्यक्ति जो है वो खुद की इच्छा से एबॉर्शन करवाना चाहता है, अर्थात गर्भ निपात करवाना चाहता है, सगर्भता का समापन कराना चाहता है बिफोर बर्थ, जन्म से पहले। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। एमटीपी का फुल फॉर्म आप लोग के सामने है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, आई होप आप लोग को बेटरली दिख रहा होगा। और एमटीपी के लिए मतलब चिकित्सीय समापन में कई विधि अप्लाई होती है, ज़्यादातर दवाइयों का ही यूज किया जाता है। ठीक है, बट दवाइयाँ जो होती है वो निगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। अगर किसी की गर्भाशयी झिल्ली पतली होती है तो ऐसे में वो फट भी सकती है, ब्लड का सर्कुलेशन जरूरत से ज़्यादा होता है, हो सकता है। तो ऐसे में जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो एक प्रिस्क्राइब डॉक्टर के द्वारा लें, और एक अच्छे खासे मतलब सर्टिफाइड डॉक्टर से ले। किसी से कहा सुनी या फिर किसी से सुन लिया कि ये दवाई से गर्भ समापन हो जाएगा, या फिर कच्चा पपीता, या फिर जो भी गांव में चलता रहता है कि आपके ऐसे करने से जो सगर्भता हुई है उसका कंप्लीटली समापन हो जाएगा, तो ठीक है भाई, वो हार्मोनल लेवल को अप एंड डाउन करता है। बट अगर किसी कंडीशन में जो कच्चा पपीता है उसका जो प्रस्ताव होता है वो अगर ऑक्सीटोसिन लेवल को जरूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ऐसे में सेक्रेशन या फिर किसी प्रकार का भी मतलब एक केसेस ही हम पढ़े अब तक कि एक लोग की जो मतलब यूटेराइन वॉल थी वो फट गई थी, तो ऐसे में ऐसे केसेस भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज के लिए प्रिस्क्राइब डॉक्टर का सलाह लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, और बिना सलाह के, बिना किसी से मतलब बिना किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से पूछे इन सब चीज़ों की दवा या फिर इन सब चीज़ों का फैसला लेना सही नहीं है किसी भी तरह से। ठीक है, ये कम्प्लीटली पॉपुलेशन को नियंत्रित करने के लिए काम किया जाता है, और इसका मतलब ये एम नहीं है कि ये जनसंख्या को घटाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये बस अनवांटेड प्रेगनेंसी, लोग अपनी इच्छा से जो प्रेगनेंसी को तोड़वाना चाहते हैं, बट वहाँ पर ऐसे फीमेल इनफर्टिसाइड मतलब फीमेल का जो मतलब डेथ होता है वो चीज़ ना हो पॉपुलेशन। ठीक है, आई होप आपको मतलब जो भी कुछ समझा रहे हैं कम्प्लीटली अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो कोई टर्म को लेके तो आप पूछ सकते हैं। एमटीपी को कानून की स्वीकृति सन 1971 में मिली थी। लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत हुआ, लोग लड़कियों को घर में ही मार दिया करते थे। इम्पैक्ट इज अफेक्टेड एज द फीमेल किलिंग बेबी। ठीक है, और और इसकी वजह से क्या होता था, जो सेक्स रेशियो था ये भी इनबैलेंस, बाय विच इसके द्वारा द सेक्स रेशियो अर्थात जो लिंग अनुपात रहता था कि लड़कियां इतना रहेंगी लड़के भी उतना ही रहें, बैलेंस रहें, ना लड़कियों की जनसंख्या ज़्यादा हो ना लड़कों की जनसंख्या ज़्यादा हो, तो वो बैलेंस नहीं रह पाता था। ठीक है, पहले के टाइम में लड़कियों की जनसंख्या बहुत कम रहती थी, लड़कों की जनसंख्या ज़्यादा रहती थी। बट अब उल्टा हो चुका है, अब लड़कों की जनसंख्या कम है, लड़कियों की जनसंख्या ज़्यादा है। बेटी बचाओ अभियान ने काफ़ी ज़्यादा काम कर दिया है। एमटीपी का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना होता है, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी और अनप्रोटेक्टेड सेक्स रिजल्ट
या फिर कह सकते हैं और प्रेगनेंसी बाय रेप, अगर प्रेगनेंसी किसी रेप के द्वारा होती है तो इसके लिए एमटीपी अपनाना जायज़ है। बाकी अगर किसी फीमेल को मारने के लिए एमटीपी का यूज़ हो रहा है तो वो नाजायज़ माना जाता है कम्प्लीटली। एक और लिख सकते हैं, या फिर जो बेबी है और द बेबी इज सफर्ड, अर्थात पीड़ित हो सकता है फ्रॉम एनी डिजीज। ठीक है। और ये जो रहता है दिस इज वर्केबल विद इन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, दिस इज वर्केबल विद इन 12 वीक्स यानी विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, और प्रेगनेंसी। तो एमटीपी के बारे में इतना ही है। 8:18 हो रहा है, यहीं पर हम मतलब आज की क्लासेस हो सकती है थोड़ी सी शॉर्ट, ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं जानी चाहिए, लेकिन हम क्लास को ओवर कर देंगे। अगर मतलब दो ही टॉपिक बताने वाले, एक एमटीपी एक अमीनियोसेंटेसिस। अभी इन दोनों टॉपिक में जितना भी टाइम लगेगा, अब यहाँ पर हम 5 मिनट का कंप्लीटली देख लेते हैं, तब तक आप लोग ये टॉपिक देख लीजिए जिससे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। 8:18 हो रहा है, 8:25 पे या फिर 24:05 के बीच में हम क्लास को दोबारा स्टार्ट करेंगे। तब तक माइक ऑफ रहेगा, वीडियो ऑफ है। ठीक है, आप लोग तब तक लिख लीजिए, हम ये स्लाइड ओपन करके छोड़ दे रहे हैं। आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग का मतलब सारे लोग क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हैं, तो आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
हेलो, ओके, तो क्लास को शुरू करते हैं, ब्रेक इज ओवर। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अम्नियोसेंटेसिस। अम्नियोसेंटेसिस, इट मीन्स उल्ब वेधन। ठीक है, सेंटेसिस। अब हमें उल्ब वेधन पढ़ना है। ठीक है, उल्ब वेदन का मतलब एमटीपी और उल्ब वेदन में क्या है कि उल्ब वेदन जो रहता है वो डिजीजेस के बारे में बताता है, रोगों के बारे में। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस, तो ये रोगों के बारे में बताता है, ये जांच कराने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये जन्म से पहले भ्रूण में होने वाले रोगों के बारे में इंफॉर्म करती है। ओके, एक बार और बोलें, तो ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो तकनीक है, ये जन्म से पहले भ्रूण में होने वाले रोगों के बारे में इंफॉर्म करने का मतलब उनके बारे में जानकारी देती है या फिर पता लगाती है। ठीक है, और इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कोई डायग्नो मतलब हर जो जांच होती है उसको रखा जाता है प्रीनेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के अंतर्गत। ठीक है, प्रीनेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक अर्थात मतलब ये जो टेक्निक है ये बिफोर बर्थ किसी भी डिजीजेस का पता लगाने के लिए या फिर उसमें होने वाले चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और इसमें किया क्या जाता है अगर ये बताया जाए तो इम्ब्रियो के चारों ओर एक फ्लूइड पाया जाता है। हालांकि आई होप, हाँ एमटीपी का फिगर था, हम शायद ऐड नहीं किए। ठीक है, एमटीपी का फिगर था हमारे अकॉर्डिंग, हम ऐड नहीं किए, नहीं इसमें ऐड नहीं किए। ठीक है, कल हम देखेंगे जब लिखवाएंगे तो लास्ट में ऐड करके बता देंगे। या फिर सीधी सी बात, सीधी सी मतलब है कि बेबी का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि क्या बेबी की पोजीशन है, कौन सी जगह सेफ है, कौन सी जगह सेफ नहीं है। ठीक है, वो देखने के बाद जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है इससे पहले वाले चैप्टर में कि जो मतलब बेबी रहता है, भ्रूण रहता है। ठीक है, भ्रूण किस लिक्विड में फ्लो कर रहा था, एमनियोटिक फ्लूइड में। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ भरा रहता है, एमनियोटिक सैक में। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक सैक मतलब अमीनो कोश में भरा रहता है कंप्लीटली। ठीक है, और उसमें कितना रहता है अगर देखा जाए तो इंजेक्शन से 10 से 20 ml मतलब जो रहता है अमीनो द्रव 10 से 20 ml इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ठीक, बाहर निकालने और बाहर निकालने से पहले अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी। अल्ट्रासाउंड करा के सेफ प्लेसेस देखी जाती है कि कहाँ इंजेक्शन चल जाए, जहाँ प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के साथ जो यूम्बिलिकल कॉर्ड होता है उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। यानी सीधी सीधी भाषा में प्लेसेंटा और यूम्बिलिकल कॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, उनकी पोजीशंस को ध्यान में देखते हुए इंजेक्शन लगाया जाता है। और इंजेक्शन लगाते हुए वक्त 10 से 20 ml अमीनो द्रव को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, बाहर निकालने के बाद लगभग 2 हफ्तों तक इसको संवर्धित कर मतलब इनका संवर्धन किया जाता है, अर्थात इस पे कम्प्लीटली गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब 2 हफ्तों में क्या क्या अध्ययन किया जाता है देखा जाए तो उसमें मतलब जितने भी सिंड्रोम्स होते हैं, टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, क्लीनरफिल्टर सिंड्रोम, तो सभी सिंड्रोम्स का पहले पता लगाया जाता है। इन सिंड्रोम्स के बारे में इन डिटेल हमें अगले ही चैप्टर में लास्ट टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अर्थात चैप्टर नंबर 5 में के लास्ट टॉपिक में आपको टर्नर से मतलब अगर आप एनसीईआरटी लिए हैं और वो भी नई वाली एनसीईआरटी है तो उसमें चैप्टर नंबर 4, अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के लास्ट में अब अगर आप लास्ट पेज खोलेंगे तो उसमें आपको टर्नर सिंड्रोम, बटाव सिंड्रोम, क्लीनरफिल्टर सिंड्रोम, तीनों सिंड्रोम के बारे में विद फिगर पढ़ने को मिलेगा। और अगला चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीटली रिटेन बेसिस पे, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स तो बताने, कॉन्सेप्ट्स हम ऐसे मतलब बता देंगे, बट उसमें बोर्ड का यूज किए बिना मेंडल के नियम को या फिर ब्लड ग्रुप के डिफरेंशिएशन को नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लासेस होने वाले हैं इसके बाद वाले, हालांकि अभी इसमें कुछ टॉपिक्स अभी और भी बचे हैं जिसमें से हमने बताया, हम पहले ही बता चुके हैं, ZIFT, GIFT और IVF जो भी है हमें कंप्लीटली इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगला चैप्टर जो रहेगा हमारा जो मेंडल का नियम है और मेंडल के नियम के जो 2 एक्सेप्शंस हैं उसके साथ जितने भी चैप्टर नंबर 5 में टॉपिक्स हैं उनके बारे में अच्छे से हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए बोर्ड्स यूज करेंगे
और इसमें क्या किया जाता है, टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम और क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम, और उसके साथ साथ कई और भी डिजीजेज जैसे में अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। तो मतलब इन सारे डिजीजेज के बारे में भी हमें आगे पढ़ने, तो आगे हम इन सारे डिजीज के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और अल्फा फीटोप्रोटीन न्यूरल ट्यूब डिफेक्शन जो होता है, या फिर इन्फेक्शन जो होता है, या फिर इसके साथ जो और डिजीजेज हो सकती हैं बेबी को, वो क्या होती है। ठीक है। और मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम इन सब में पाई जाती है, ठीक है, अगर बेबी जो है वो किसी भी प्रॉब्लम से इन सब में संक्रमित पाया जाता है, क्या मतलब मान लीजिए कोई टर्नर सिंड्रोम है, पटाव सिंड्रोम है और मेनी मतलब या फिर जो भी अदर डिजीजेज होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, सॉरी तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके, अब अननेसेसरी साउंड्स नहीं आएंगे। द एग्जामाइन, और मतलब जो भी मतलब परीक्षण किया जाता है टर्नर सिंड्रोम का, पटाव सिंड्रोम का, या फिर और भी जो रोग होते हैं जिसमें हमने अल्फा फीटोप्रोटीन न्यूरल ट्यूब का नाम लिया, वो सारे परीक्षण किए जाते हैं 2 हफ्तों में। 2 हफ्तों तक जो अमीनो द्रव रहता है उसको संवर्धन के अंतर्गत कंप्लीटली रखा जाता है, ठीक है। उसको संवर्धित किया जाता है, मतलब उसको कल्चर्ड किया जाता है, उस पर कई ज्यादा परीक्षण किए जाते हैं। परीक्षण करने के बाद कई रिजल्ट्स आते हैं। सारे रिजल्ट्स में यदि बेबी फाइन है तो अच्छी बात है, अगर किसी भी रिजल्ट में जो बेबी रहता है वो संक्रमित पाया जाता है तो ऐसी कंडीशंस में एमटीपी का यूज किया जाता है, अर्थात बेबी को टाइम मतलब बेबी को कंप्लीटली अबॉर्ट कर दिया जाता है, अबॉर्शन की प्रोसेस अप्लाई की जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट होता है, अम्नियोसेंटेसिस कितने टाइम में रह सकती है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि मतलब इससे पहले वाला जो था एमटीपी, एमटीपी को सिर्फ और सिर्फ 12 वीक्स में ही किया जा सकता है, अर्थात अगर एबॉर्शन की प्रोसेस करनी है तो वो फर्स्ट 3 मंथ्स में ही पॉसिबल है, उसके बाद पॉसिबल हो सकती है तो उसमें रिस्क होता है डेथ के भी, ठीक है। और एमनियोसेंटेसिस जो होता है, अर्थात रोगों से परीक्षण के लिए जो वो टेस्ट करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, और जो लिक्विड अमीनो द्रव मिलता है उस पर जो परीक्षण किया जाता है, उनमें मतलब उनमें एक ही चीज नहीं देखी जाती, उनमें कई चीजें देखी जाती है। डीएनए कोडिंग, क्रोमोसोमल मल्टीप्लिकेशन, मतलब वो क्या है, एक तरह से एग के चारों का मतलब आवरण है, और उसके अंदर जो भी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो कम्प्लीटली फोइटस को ही डिराइव करते हैं कि जैसे उसमें क्रोमोसोमल बिहेवियर होगा वैसा ही कम्प्लीटली फोइटस होने वाला है, ठीक है। तो 10 से 20 ml उसको निकाला जाता है, तो उस पर परीक्षण किया जाता है, ठीक। और कोई भी प्रॉब्लम पाई गई तो बच्चे को मार मतलब अगर पहले पूछा जाएगा कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, बच्चा ऐसा होने वाला है, कहिए तो आपको एमटीपी मतलब उनका एमटीपी के थ्रू अबॉर्शन करा दी जाए। अगर वो सहमति होते हैं तो कागज पे उनके सेम कागज पे उनके मतलब कंप्लीटली लिखवा लिया जाता है कि आप पूरे होशे हवास मतलब आप पूरे होशो हवास में ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। जब ऐसा कर दिया जाता है कंप्लीटली तो ऐसी कंडीशन में फिर अबॉर्शन करवाया जाता है, ठीक है। एबॉर्शन की ड्यूरेशन लिया जाए तो एबॉर्शन का जो ड्यूरेशन होता है वो 15 से 20 सप्ताह का होता है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो इससे पहले वाला जो हम पढ़े थे वो 12 सप्ताह का था, अर्थात 3 महीना। ये 15 से 20 है, तो मतलब 4 से 5 महीने तक परीक्षण होने के बाद उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, फिर इसका परीक्षण किया जा सकता है। जब बेबी 6 मंथ का चला गया तो इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता है। जो रिजल्ट होंगे वो मतलब डिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, अर्थात उससे किसी को हानि भी पहुंच सकती है, ठीक है। इस मतलब जो 12 से सॉरी जो 15 से 20 हफ्तों के अंदर जो जांच की प्रावस्था होती है उसमें अमीनोएटिक जो फ्लूइड होता है उसकी मात्रा 250 ml होती है। तो 250 ml से मतलब 250 ml में से 10 से 20 ml अमीनोएटिक द्रव को निकाल के उन पे परीक्षण किया जाता है। और ऐसे में न बेबी को मतलब न बेबी को कोई चांसेस होता है मरने का, ना मदर को अफेक्ट पड़ता है। तो ये जो एमनियोसेंटेसिस है रोगों का पता लगाने के लिए, ये सबसे ज्यादा सुगम विधि मानी जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी।
ठीक है। अगर किसी प्रकार से प्रेगनेंसी में कोई डिफेक्शन है, मतलब जो चाइल्ड है, जो एम्ब्रियो है, जो फोएटस है, वो किसी भी प्रकार से किसी रोग से ग्रसित है, कोई ऑर्गन प्रॉपरली नहीं बन पाया, तो एमटीपी के थ्रू इनको निकाल सकते हैं और एमनियोसेंटेसिस के थ्रू इनका परीक्षण कर सकते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक था, एमनियोसेंटेसिस और एमटीपी। ठीक है। और अगर इसमें देखा जाए तो मतलब एमनियोसेंटेसिस जो है ये सबसे ज़्यादा मतलब प्राय ही सबसे ज़्यादा सुगम पाई गई है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित पाई गई है, सबसे सुरक्षित तकनीक है एम्ब्रियो और मदर के लिए, जिससे बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना मदर पे भी कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी मतलब अब जाहिर सी बात है कि इंजेक्शन लगाने से कोई ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ता। अगर नॉर्मल सा बुखार हुआ है, नॉर्मल से बुखार में अगर पेंटाबिएसर और नॉर्मल इंजेक्शन लगाए तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अब जो कंपाउंडर है या फिर जो डॉक्टर है, अगर वो ढंग से सिखा हो तो उसका रिस्क नहीं, मतलब उसका कोई कह नहीं सकते। तो अगर ऐसे में अगर कुछ भी कोई भी काम अगर एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस करते हो, किसी भी प्रकार से अगर इंजेक्शन जो है वो प्लेसेंटा में चला गया, या फिर वो किसी तरह से यूम्बिलिकल कॉर्ड में चला गया, या फिर वो सेल वॉल को फाड़ दिया, या फिर तिरछा चला गया, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड का सेक्रीशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और चाइल्ड में भी डेथ। ठीक है। तो सीधी सी बात है, एमनियोसेंटेसिस में लापरवाही के कारण ही कुछ होगा। अगर लापरवाही नहीं होती है तो किसी भी प्रकार से खतरा नहीं करता है। इससे आसानी से बच्चे में होने वाले रोग का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। एमनियोसेंटेसिस के थ्रू रोग, सिंड्रोम्स और लक्षण, इन सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है और प्रेगनेंसी जांच भी हो सकती है एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। और एमनियोसेंटेसिस में सबसे पहला काम अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, और अल्ट्रासाउंड जहाँ होता है वहाँ लिंग जांच भी आसानी से हो जाती है। तो इसलिए इसको इलीगल और गैर कानूनी भी माना गया था, लेकिन इसको कानून ने खुद स्वीकृति दी। एमटीपी को कानून ने खुद 1971 में स्वीकृति दे दी। क्यों? क्योंकि अनचाहे गर्भ को रोकना था और जनसंख्या का नियंत्रण भी प्रॉपरली करना था। ठीक है। आई होप आप लोग को आज का दोनों टॉपिक कंप्लीटली समझ में आया। और ठीक है, जितना भी टाइम हो रहा है हम टाइम का केयर नहीं करेंगे। अगर हमारा इतना ही टॉपिक कंप्लीट हो गया, 10 मिनट थोड़ा सा लिखने में इसको टाइम लगेगा, तो हम इस टॉपिक के बारे में कंप्लीटली लिख लेते हैं। जब तक लिखेंगे तब तक मतलब मतलब कैमरा ऑफ रहेगा, वॉइस चलती रहेगी, हम जैसे जैसे एक एक लाइन लिखेंगे वैसे वैसे एक एक लाइन समझाते हुए चलेंगे। अगर उसके बाद लास्ट में 5-10 मिनट बचता है और क्लास ओवर लिख देंगे तो क्लास ओवर हो जाएगा, क्लास ओवर नहीं लिखेंगे तो हम कुछ और का मतलब जो 1-2 दिन का टॉपिक छूटा हुआ है उसको हम लिखवा देंगे। ठीक है। और ये टॉपिक थोड़े से इंपॉर्टेंट हो रहे हैं क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नहीं कह सकते हैं, कुछ जो ग्रेजुएटेड लेवल क्वेश्चंस और नर्सिंग लेवल क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। और नर्सिंग में या फिर नीट वीट में एमटीपी और एमिनोसेंटेसिस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमटीपी, और मतलब इनके थ्योरीज को आपको पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया, और थ्योरी तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। तो इसी के साथ अब हम बस यही वीडियो ऑफ करते हैं कम्प्लीटली। वीडियो ऑफ करने के साथ साथ अब हम यहाँ पर अपना मतलब राइटिंग का काम शुरू करते हैं। माइक ऑन रहेगा, हम एक एक लाइन का हिंदी एक एक जगह पे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है। ओके। तो लिखते हुए चलते हैं। पहले पहली मतलब ये जो टेक्नोलॉजी एमनियो सिंथेसिस होता क्या है, दिस इज अ टेक्नोलॉजी इनफॉर्म जो कि सूचना देती है अबाउट द डिजीजेस, मतलब रोगों के बारे में, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ही। आज संडे है, वैसे हम देखेंगे लास्ट में कुछ जनरल लेक्चर भी दे सकते हैं अगर कुछ टॉपिक ऐसा उठता है तब। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये मतलब किस प्रकार की जांच है, तो इसको बोला जाता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। जो जो पॉइंट बताए उनको हम उन्हीं को हम सीरियल वाइज लिखते हुए चलेंगे। शॉर्टली किसी किसी फॉर्म पे क्या लिखा रहता है, इनको नॉर्मली पीडीटी के नाम से दिखाया जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, एक द्रव पाया जाता है भ्रूण के चारों, a fluid is found around embryo in an amniotic sac.
सैक का मतलब समझ रहे हैं, पात्र कह सकते हैं या फिर एक झिल्ली के अंदर जो पैक रहता है उसको कह सकते हैं, ठीक है। और अगर उस द फ्लूइड जो लिख रहे हैं उसको हम अगर एक पॉइंट कम कर दें, क्योंकि इसको अलग अलग पॉइंट में लिखने से अच्छा है, एक ही पॉइंट में मिला देते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड ही पाया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड इज फाउंड अराउंड एम्ब्रियो इन एन एमनियोटिक सैक, ठीक है। एमनियोटिक झिल्ली में एमनियोटिक द्रव भरा रहता है, ठीक है। 10 से 20 ml उसको निकाला जाता है। लेकिन उसको निकालने से पहले ध्यान देना चाहिए बिफोर इंजेक्टिंग आउट। A shape place should be seen or found कह सकते हैं बाई अल्ट्रासाउंड। एक साफ मतलब एक सुरक्षित जगह देखा जाता है जहां अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है कि कहीं umbilical कॉर्ड तो वे में नहीं पड़ रहा है, कहीं प्लेसेंटा तो वे में नहीं पड़ रहा है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए अल्ट्रासाउंड से पहले अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट करने के बाद umbilical कॉर्ड और प्लेसेंटा की पोजीशन देख के इंजेक्शन दिया जाता है पेट के ऊपर से डायरेक्टली, और उसमें से 10 से 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, ठीक है। और किस चीज की सेफ्टी की जाती है? द सेफ्टी ऑफ प्लेसेंटा एंड umbilical cord। प्लेसेंटा एंड umbilical cord। प्लेसेंटा मीन्स अपरा, umbilical cord मीन्स नाभि रज्जु। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो अब उस लिक्विड का क्या जाता है? फॉर मेनी बायोकेमिकल एग्जामिनेशन, जैव रासायनिक परीक्षणों के लिए उसको मतलब उसको संवर्धित करके उस पर 1-2 हफ्तों तक रखा जाता है, ठीक है। फॉर मेनी बायोकेमिकल examinations the embryo is cultured। और लगभग कितने हफ्तों तक? 2 हफ्तों तक। जो मतलब अब उसमें कौन कौन से डिजीज मतलब किन किन चीज़ों का एग्जामाइन किया जाता है मोस्टली? तो द एग्जामिनेशन और द एग्जामाइन ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। हम इस चीज़ के बारे में बता चुके हैं। पटाव सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोमल एब्रिविएशन होता है। क्रोमोसोम की संख्या घट जाने से बढ़ जाने से जो बच्चा है वो सामान्य मनुष्य नहीं रह जाता है, उसमें गुणसूत्र की संख्या कम रहती है या फिर गुणसूत्र की संख्या ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन में अर्थात मेल फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल हो जाता है। अर्थात या तो वो कम्प्लीटली मेल के साथ फीमेल कैरेक्टर कैरी किया रहेगा या फिर वो फीमेल में स्टेराइल फीमेल रहेगी, ठीक है। स्टेराइल फीमेल मतलब बांझ औरत, और मेल के साथ फीमेल कैरेक्टर कैरी करना मतलब उनमें कुछ मेल के भी सिम्पटम्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल दाढ़ी मूंछ आना, और कुछ फीमेल के भी सिम्पटम्स रहेंगे। ये इन दोनों सिम्पटम्स को इन सिंड्रोम्स में पढ़ना है हमें अगले चैप्टर में, ठीक है। और इसके साथ देखा जाए तो और मेनी अदर डिजीजेज, बहुत से और भी जो रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे में कौन कौन से रोग होते हैं? अल्फा, अल्फा का सिंबल तो हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इसमें होना चाहिए। यही अल्फा है, तो ठीक है। ये अल्फा है, आपको तो क्लीन नहीं दिख रहा होगा तो ये याद रखेगा ये अल्फा है। अल्फा फीटोप्रोटीन, इसका भी जांच किया जाता है खास तौर पे, इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। या फिर न्यूरल ट्यूब के बारे में भी देखा जाता है, इनके डिफेक्शन के बारे में एग्जामाइन जो किया जाता है डन मतलब कंप्लीट किया जाता है। द एग्जामाइन ऑफ टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम और मेनी अदर डिजीज लाइक अल्फा फीटोप्रोटीन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आर डन। इन सारी चीज़ों का परीक्षण किया जाता है।
7th point, for many biochemical examinations the embryo is cultured for 2 weeks. सॉरी, द एम्ब्रियो नहीं रहेगा, हम यहाँ पर कुछ गलत लिख दिए हैं, एम्ब्रियो को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड लिखेंगे। ठीक है, आपने सही बोला है, हमें भी सेंटेंस थोड़ा सा अजीब लगा, एमनियोटिक फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो अमनियोटिक द्रव निकाला गया है 10 से 20 ml, उसको 2 हफ्तों तक संवर्धित करके, कल्चर्ड करके, अर्थात उसको बचा के रख के उसके बारे में गहन अध्ययन किया जाता है, उसके क्रोमोसोमल एब्रिवेशंस को अध्ययन किया जाता है, उसके एक एक लक्षण को अध्ययन किया जाता है, उसमें कई प्रकार के जैव रासायनिक प्रक्रिया अर्थात कई प्रकार के रसायनों से परीक्षण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लड ग्रुप टेस्ट के लिए जाते हैं, सिंपल सी बात है, ब्लड ग्रुप टेस्ट ले जाते हैं तो उसमें ब्लड ग्रुप बताया जाएगा, ब्लड के सेल्स गिने जाएंगे, ब्लड के सेल्स के साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के साथ कोई डिजीज है कि नहीं, उसके साथ विडाल टेस्ट और एलिसा टेस्ट, हर एक चीज का टेस्ट किया जाता है। और उनमें से क्या है कि ब्लड कितना ज़्यादा निकाला जाएगा, 2 से 3 ml निकाला जाएगा। 2 से 3 ml को 2 से 3 ml के अंदर पहले एडीटीए मिलाते हैं, एडीटीए मिलाने के बाद उनमें से अलग अलग मात्रा, एक बूंद की मात्रा, और मतलब 10-15 बूंद के भागों में, ड्रॉप में बांटते हैं उनको, और अलग अलग ड्रॉप का अलग अलग परीक्षण करते हैं। ठीक इसी प्रकार इनको भी 2 हफ्तों तक संवर्धित करके इनके अलग अलग परीक्षण, यानी टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम और जितने भी डिजीजेज होते हैं उन सबके लिए अलग अलग रूप से संवर्धित करके उनको पढ़ा जाता है, या फिर उनके बारे में गहन अध्ययन या फिर गहन जांच की जाती है। ठीक है, आई होप 7 पॉइंट में डाउट नहीं होगा। आप लोग का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, माइक हम ऑफ कर दिए हैं आप लोग का। अगर किसी भी प्रकार की समस्या पाई जाती है तो जो शिशु रहता है, जो चाइल्ड रहता है, उसको जन्म से पहले ही द चाइल्ड वन में किल, कोई भी मार सकता है या फिर अबॉर्ट कर सकता है। एक्चुअली किल वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मारने की बात नहीं करते हैं। वन में अबॉर्ट द चाइल्ड बिफोर बर्थ, किसके थ्रू? थ्रू एमटीपी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है एमनियोसेंटेसिस कब तक, मतलब जैसे हमने एमटीपी के बारे में पढ़ा, एमटीपी कब तक अप्लाई की जा सकती है? 12 वीक्स तक। तो ये 15 to 20 वीक्स तक एमनियोसेंटेसिस की जो प्रोसेस है वो की जा सकती है, अर्थात भ्रूण जांच की जो प्रोसेस है वो 15 से 20 हफ्तों तक की जा सकती है। और एमनियोसेंटेसिस को ही भ्रूण जांच कहा जाता है, जिसमें मेल फीमेल का भी पता लगाया जा सकता है। पता लगाने के बाद लोग किसी भी वे में कई केमिकल्स का यूज करके या फिर एमनियोटिक फ्लूइड को कम्प्लीटली बाहर करके या फिर कुछ किसी भी मेथड से बच्चों को मार देते थे। तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस और एमटीपी पे बहुत सालों तक केस चलता रहा, और अभी भी कई जगहों पे केस चलता रहता है। ये मतलब गवर्नमेंटी संविधान के अनुसार ये लीगल है, बट कई जगहों पे इसे इलीगल, और मतलब जो स्टेट वाइज इसे अपने अनुसार, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उसको अपने अनुसार बांट रखी है। ठीक है, इस प्रावस्था में मतलब जो 15 से 20 हफ्तों का अवधि रहती है, जो टाइम रहता है, इसमें जो एमनियोसेंटेसिस की मात्रा रहती है, अर्थात एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा जो रहती है वो 250 ml रहती है। ठीक है, और सॉरी स्पेलिंग गलत है। एंड बहुत लेस चांसेस होते हैं कि बेबी को कोई अफेक्ट पड़े। देयर आर लेस चांसेस ऑफ अफेक्टिंग एम्ब्रियो। ठीक है, 2 पॉइंट्स और है, बस 2 ही पॉइंट्स को लिखेंगे। ये जो विधि है, इट इज ऑफन, ये प्राय जो रहती है सेफ टेक्नोलॉजी, काफी सुरक्षित विधि मानी जाती है, और एम्ब्रियो भ्रूण के लिए भी एंड मदर, माँ के लिए भी। लास्ट पॉइंट रहेगा, लेकिन कभी कभी वही लापरवाही वाला पॉइंट, सावधानी अति दुर्घटना घटी। लेसली इन्फेक्शन,
अगर समटाइम ड्यू टू केयरलेस मतलब असावधानी के कारण, बिना ध्यान दिए हुए, लापरवाही के कारण इन्फेक्शन हो सकता है, और सेक्रेशन ऑफ ब्लड अर्थात रक्त रुधिर स्राव हो सकता है, या फिर चाइल्ड जो है वो डेथ भी कर सकता है, डेथ ऑफ चाइल्ड में हैपन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास जो है यहीं पर ओवर होता है। आप लोग इसको लिख लीजिए, तब तक क्लास चालू रहेगा। और आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, माइक ऑफ रखेंगे, आप लोग कमेंट करके क्वेश्चंस जो भी हो आपका पूछ सकते हैं।